हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए एसएससी जीडी के मोस्ट 20 विवेक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही आप हमारे क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम संसद ने कब पारित किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1956। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब क्या होता है? LIC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है LIC का? तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष कौन है? श्री DK मेहरोत्र। अच्छा, LIC के साथ ही क्या हमारा आ जाता है? GIC। तो GIC का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? रामास्वामी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो 1978 के बाद कौन मौलिक अधिकार नहीं है? पहले, इससे पहले 1978 के पहले वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, परंतु वर्तमान में अभी नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इस संविधान के तहत भाग 12 में और अनुच्छेद 300 का ए में कानूनी अधिकार बनाया गया, जिसके कारण वर्तमान में अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में अभी केवल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें से समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार किस में आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 23 से 24। धर्म का अधिकार, तो धर्म का अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 25 से 28। हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस वर्ष लागू किया? तो भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब लागू किया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी 2018। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के उद्देश्य के तहत प्रत्येक मरीजों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की देखभाल के लिए दी जाती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख यांत्रिक के पुत्र थे? तो निम्न में से कौन क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख यांत्रिक के पुत्र थे? तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख यांत्रिक के पुत्र थे। अच्छा, महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म वैशाली में हुआ था, जो कुंडन ग्राम के एक क्षत्रिय परिवार में था। माता पिता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, महावीर किसके समकालीन थे? तो महावीर बिंबिसार के समकालीन थे। जैन धर्म के पहले कौन थे संस्थापक? तो जैन धर्म के पहले संस्थापक थे ऋषभ देव, और उनका प्रतीकता क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। वहीं दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ थे, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। वहीं जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प छत्र। वहीं 24वें तीर्थकर महावीर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है? जिसका प्रतीक चिन्ह के होता है, जिसका लैटिन नाम होता है कैलिलियम, और हम लोग बोलते हैं उसको पोटेशियम। अच्छा, बात यहाँ पर सबसे अभिक्रियाशील धातु की हो रही है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है सोना। वहीं दूसरे पायदान पर अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, तो पोटेशियम के बाद सबसे ज्यादा दूसरा नंबर पे आता है सोडियम। हमारा अगला सवाल है, होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
तो होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में है। यह कावेरी नदी पर बना है और कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। अच्छा, हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में है। जोग या गरसोप्पा, जिसे हम लोग शिव समुद्र जलप्रपात भी बोलते हैं, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहुपरमाणु है? तो कौन सा अधातु बहुपरमाणु है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। सल्फर एक बहुपरमाणु तत्व है जिसमें एक ही तत्व के दो से अधिक परमाणु सहसंयोजन बंधनों से जुड़े होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा और सेलेनियम हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंढक। मेंढक सांस अपनी त्वचा से लेते हैं। अच्छा, बात जब सांस की हो रही है तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमारा अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। अच्छा, पवित्र नदी क्यों माना गया है? पवित्र नदी सरस्वती को क्यों माना गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसमें परम पवित्र नदी माना जाता था, क्योंकि इसके तट के पास रहकर तथा इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया, जिसके कारण सरस्वती को पवित्र नदी माना जाता है। हमारा अगला सवाल है, ला लीगा शीर्षक किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ला लीगा शीर्षक किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। फुटबॉल से जुड़ा हुआ है ला लीगा। जब बात फुटबॉल की हो रही है तो आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। अच्छा, फीफा, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। वहीं इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो जूरिक में है। अच्छा, अगली फीफा वर्ल्ड कप कब होगी? तो अगली फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगी, जिसका मेजबानी कौन करेगा? तो इसके मेजबानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों मिलकर करेंगे। अच्छा, वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसे मिला है? लियोनेल मेसी को। वहीं अगर आप बात करें 2022 की, तो 2022 में किसे मिला है? करीम बेंजेमा को। हमारा अगला सवाल है, त्वैसा मलिक। त्वैसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है जो किस खेल से संबंधित है? तो त्वैसा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। त्वैसा मलिक एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी है। वो हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली है। वहीं भाला फेंक, भाला फेंक का संबंध किससे है? तो भाला फेंक का संबंध किससे है? अन्नू रानी हो जाएगा और नीरज चोपड़ा होगा। अच्छा, नीरज चोपड़ा को आप जानते ही होंगे कि नीरज चोपड़ा ने 88.58 मीटर की फेंक करके भारत को स्वर्ण दिलाया था। अच्छा, यहाँ बात हो रहा है भारत तोलन का। तो भारत तोलन का संबंध किससे है? तो भारत तोलन का संबंध हो जाएगा खन्नम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, संजीता चानू। और जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक का संबंध किससे है? तो दीपा कर्मकार। दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंजन गोगोई। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने 10 नवंबर 2019 को गुवाहाटी में कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक को असमिया भाषा में विमोचन किया था। अच्छा, शशि थरूर की पुस्तक कौन सी होती है? तो शशि थरूर की फेमस पुस्तक है बुकलेट्स इन बगदाद। हमारा अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के लिए क्या चिन्ह निश्चित किया गया था? तो 1857 के लिए क्या चिन्ह निश्चित किया गया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती का प्रयोग 1857 की क्रांति में चिन्ह के रूप में किया गया था, जिसका अर्थ सदैव क्रांति के लिए तैयार रहना होता है। हमारा अगला सवाल है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अच्छा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है? इस प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना होता था। अच्छा, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। हमारा अगला सवाल है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में। अच्छा, IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IFCI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारा अगला सवाल है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? तो सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, यह किसने प्रतिपादित किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह बताया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। अच्छा, बात यहाँ पर न्यूटन की हो रही है, तो न्यूटन का क्या क्या आविष्कार है? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियम की खोज की। वहीं गैलीलियो ने किसकी खोज की? तो गैलीलियो ने दूरबीन की यानी टेलीस्कोप की खोज की। अच्छा, पाणिनि ने क्या लिखा है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। वहीं ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की है? केपलर ने। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो तीनों देशों से टच करती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम भारत का ऐसा राज्य जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। अच्छा, बात जब सिक्किम की हो रही है तो आइए इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सिक्किम का स्थापना कब हुई थी? तो सिक्किम का स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। वही सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। और इसका सबसे फेमस यानी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अच्छा, खगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो खगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में है। सागा दावा का त्योहार लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया का संबंध किस राज्य से है? तो भारतीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया का संबंध है सिक्किम से। वह सिक्किम का एक बहुत ही फेमस दर्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह। सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है, थाईपुसम। थाईपुसम का त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो थाईपुसम का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है या किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। तमिल समुदाय के द्वारा थाईपुसम का त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि थाईपुसम उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। थाईपुसम उत्सव तमिल समुदाय का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार किसी मेले से कम नहीं होता और थाईपुसम त्यौहार हर वर्ष थाई के तमिल महीने में यानी पूर्णिमा पर मनाया जाता है जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी और फरवरी महीना होता है। हमारा अगला सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी। भारी पानी का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, भारी पानी को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भारी पानी में हाइड्रोजन का आइसोटोप की मात्रा सामान्य से अधिक होती है। अच्छा, भारी पानी को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? D2O, जिसका नाम होता है डिटोरियम ऑक्साइड। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? तो भारी पानी की खोज यूरे एवं वासवान ने 1931 में खोज की थी। भारी पानी की खोज कब हुई थी? 1931 में यूरे और वासवान ने की थी। अच्छा, साधारण पानी का सूत्र क्या होता है? तो साधारण पानी का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2 और अमोनिया का क्या होता है? NH3। अच्छा, आप कभी कभार आप देख सकते हैं इसमें भारी पानी दिया हुआ है, कहीं कहीं ग्रेफाइट भी दिया रहता है। अगर भारी पानी और ग्रेफाइट एक साथ हो तो हमारा आंसर दोनों हो जाएगा। वहां पर ऑप्शन उपयुक्त दोनों दिया रह सकता है। ठीक है, तो रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक के रूप में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाता है? तो हमारा इसका ऑप्शन
डी सही उत्तर हो जाता। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। और मैं आपको फिर बोलूँगा कि क्वेश्चन के बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो अब लिखा करो, क्योंकि आप जो चीज़ें लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु कौन था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु कौन था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही आप हमारे कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।